सो वेलकम बैक गाइस टू नाइन स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के दोस्तों से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग चाहते हो कि मैं इस नोवेल को ब्रीफली एक्सप्लेन करूं या फिर अपना मन चाह एक्सप्लेन करके रख दूं, क्योंकि गाइस नोवेल खत्म तो हो ही जाना है, मगर अगर अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा तो आप लोग और बाद में आने वाले लोग बड़े मज़े से इसको सुन पाएंगे और उनको अच्छे से समझ भी आ जाएगी। लेकिन अगर मैं मन चाह एक्सप्लेन कर दूँ और स्पीड पकड़ लूँ तो आपको स्टोरी जानने को तो मिल जाएगी, मगर नोवेल का वो मज़ा नहीं रहेगा। अब फैसला आप लोगों का है। और जो लोग ये कमेंट करते हैं कि मैं स्पीड से एक्सप्लेन करूं तो वो भी अपनी राय दे देना। और हाँ, वीडियो के एंड पर आप सभी लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, इसलिए वीडियो को लाजमी एंड तक देखना और अगर मैं गलत हुआ तो मुझे बता भी देना। और हाँ गाइज, वीडियो को लाइक शेयर भी करो। और चैनल पर हमारा नेक्स्ट टारगेट 10K था, मगर अभी तक 7.5K भी पूरे नहीं हुए, तो 10K क्या पूरे होंगे, इसलिए गाइज हो सके तो 7.5K सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दो। और कल कुछ दोस्त बहुत गुस्सा कर रहे थे कि मैं वीडियो नहीं डालता, तो मैं इस भाई को बताना चाहता हूं कि यार मैंने रात को वीडियो अपलोड कर दी थी। अब अगर वीडियो लेट आती है तो मैं भी तो रात के 1 बजे तक जागता हूं और आप लोगों के लिए ही जागता हूं। मैंने भी सुबह काम पर जाना होता है, चाहे जैसी भी हालत हो, इसलिए ब्रो गुस्सा ना किया करो। अब बिना कोई टाइम जाए के सीधा आते हैं वीडियो की तरफ, जहां पर गाइज अभी के लिए हैंग फैंग ने ओल्ड जिनचेंग का रास्ता रोक लिया था। अब गाइज इसके साथ ही ओल्ड जिनचेंग अपने इर्द गिर्द देखता है तो वहाँ मू त्यानचिंग, लिटिल फेरी डॉक्टर, फर्स्ट एल्डर शूक्यान और हैंग फैंग ने चारों तरफ से उसे घेर लिया हुआ था। अब ये देखकर ओल्ड जिनचेंग थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि वो अकेला 4 अलाइड दोजोंग लेवल के एंसेस्टर्स का मुकाबला नहीं था कर पाएगा। और इधर शाओ येन, जिसने अपनी जिंदगी में 5 अलाइड दोजोंग लेवल के एंसेस्टर्स को एक ही टाइम में पहली बार देखा था, वो साइड पर खड़ा बहुत हैरान था कि अब आगे क्या होगा। अब ओल्ड जिनचेंग सोचता है कि इन 4 अलाइड दोजोंग लेवल के एंसेस्टर्स के सामने मैं बुडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को अपने साथ नहीं लेकर जा सकता, और अगर मैंने अभी के लिए इन चारों से एक साथ फाइट की तो मैं डेफिनेटली यहीं पर मारा जाऊंगा। अब ये सोचकर ओल्ड जिनचेंग गुस्से में जल्दी से अपनी स्टोरी रिंग में से एक बॉक्स निकालता है और आसमान में हवा में फेंक देता है और कहता है कि मैं आज के इस मैटर को याद रखूंगा और कभी भी नहीं भूलूंगा, और अभी के लिए इस बुडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को लो और यहाँ से दफा हो जाओ और मुझे भी यहाँ से जाने दो। अब ओल्ड जिनचेंग वो बॉक्स फेंकने के बाद ओल्ड जिनचेंग वहाँ से जाने लगता है, मगर फिर भी वो चारों अलाइड दोजोंग लेवल के एंसेस्टर्स ओल्ड जिनचेंग पर अटैक कर देते हैं, जिनको ओल्ड जिनचेंग बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाता है। और अब हैंग फैंग ओल्ड जिनचेंग से कहता है कि बुड्ढे, तुम हमें इस बॉक्स से बेवकूफ़ बनाने चाहते हो क्या, क्योंकि हमें पता है कि तुम कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं देने वाले। जिस पर ओल्ड जिनचेंग हैंग फैंग की बात सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर, फर्स्ट एल्डर शूक्यान, हैंग फैंग और मू त्यानचिंग से कहता है कि तुम लोग बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। अब ये कहकर ओल्ड जिनचेंग वापस से अपने उस जेड बॉक्स की तरफ जाने लगता है, मगर तब भी शाओ येन अपनी सक्शन फोर्स का यूज़ करके उस जेड के बॉक्स को पकड़ लेता है जिसमें बुडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा था। अब शाओ येन उस जेड बॉक्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था और वो कहता है कि वाह, ये पकी पकाई थाली तो मेरे सामने खुद ही आ गई। अब शाओ येन जल्दी से उस जेड बॉक्स को खोलता है और उसमें हम देखते हैं बुडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को, जो कि किसी सांप की तरह मूव कर रहा था। अब शाओ येन लिटिल फेरी डॉक्टर और फर्स्ट एल्डर शूक्यान से कहता है कि ये बुडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा असली है, जो सुनकर सवाए ओल्ड जिनचेंग के सभी के लोग तप जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। और मू त्यानचिंग कहता है कि मैं हैरान हूँ कि इस बुड्ढे ने इतनी कीमती चीज़ इतनी आसानी से कैसे इस लड़के के हवाले कर दी। अब इधर ओल्ड जिनचेंग कहता है कि लड़के, तुम ठीक कह रहे हो, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जैसा कि अब मेरे पास बुडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा नहीं है, तो तुम सभी के दोजोंग लेवल के एंसेस्टर्स का टारगेट मैं नहीं हूँ बल्कि ये लड़का है, और अब मेरे रास्ते में ना आना, मुझे सुकून से यहाँ से जाने दो। अब इधर मू त्यानचिंग को अभी भी इस पर यकीन नहीं था रहा और वो कहता है कि बुडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा पर तो मेरा स्पिरिचुअल इम्प्रिंट था, भला मेरा वो स्पिरिचुअल इम्प्रिंट मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा। फिर जिस पर मू त्यानचिंग हंसते हुए कहता है कि मैंने उसको रिमूव कर दिया था, जो सुनकर मू त्यानचिंग गुस्से में कहता है कि हरामी बुड्ढे। जिस पर ओल्ड जिनचेंग कहता है कि अगर अभी भी तुम लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया तो फिर मैं तुम लोगों से लड़ने को तैयार हूँ, मगर ये बेफायदा होगा क्योंकि बुडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा इस लड़के के हाथों में है, ना कि मेरे। अब इधर सभी के लोग शाओ येन की तरफ लालच भरी नजरों से देख रहे थे, मगर लिटिल फेरी डॉक्टर और फर्स्ट एल्डर शूक्यान शाओ येन से कहते हैं कि शाओ येन,
इसको अच्छे से चेक कर लो कि कहीं ये फेक ना हो और हम इस ओल्ड जिनचैंग के हाथों से धोखा ना खा लें। जिस पर शाओयन एक बार फिर से उस बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को चेक करता है और वो हंसकर कहता है कि ये असली है फर्स्ट एल्डर। अब शाओयन के इतना कहने की सिर्फ देर थी, मगर दूसरी तरफ हैंग फैंग लाइट की स्पीड से शाओयन की तरफ बढ़ने लगता है और उस पर अटैक करने लगता है, मगर शाओयन 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके वहां से कोसों दूर चला जाता है और वहां पर शाओयन का एक आफ्टर इमेज रह जाता है। और अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर, फर्स्ट एल्डर शूक्यान और लिटिल गर्ल जियन शाओयन के पास आकर शाओयन को हर तरफ से डिफेंड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और गाइस अभी के लिए डीमन फ्लेम वैली के सभी के लोग और बाकी एक्सपर्ट्स लिटिल फेरी डॉक्टर, लिटिल गर्ल जियन और फर्स्ट एल्डर शूक्यान की तरफ खूनी नजरों से देख रहे थे। अब इधर मू त्यानशिंग भी फौरन ही अपनी ब्लैक एम्परर सेक्ट के एल्डर से कहकर शाओयन के ग्रुप का रास्ता ब्लॉक कर लेता है और दूसरी साइड से हैंग फैंग और डीमन फ्लेम वैली के लोग शाओयन का रास्ता ब्लॉक कर लेते हैं। और इधर वो बुढ़ा ओल्ड जिनचैंग बड़े आराम से ये सब देख रहा था। अब इधर शाओयन जब देखता है कि इस लोमड़ी मू त्यानशिंग ने फौरन अपनी साइड बदली है, तो शाओयन हंसते हुए मू त्यानशिंग से कहता है कि क्या तुम सच में मुझ पर अटैक करने का सोच रहे हो? अगर तुम चुप करके साइड पर हो जाओ तो मैं तुम्हें जोंग ब्रेकिंग पिल दे दूंगा, तो बोलो क्या कहते हो? अब ये सुनकर तो मू त्यानशिंग अपना थोड़ा इंटरेस्ट दिखाता है, क्योंकि वो शाओयन के ग्रुप से थोड़ा डर भी रहा था। मगर तब भी हैंग फैंग हंसते हुए मू त्यानशिंग से कहता है कि आप इसकी बातों पे ना आना, ये शाओयन बहुत ज्यादा तेज है। अगर इसने मुझे और डीमन फ्लेम वैली को हरा दिया तो क्या आपको लगता है कि ये शाओयन मजीद आपको और ब्लैक एम्परर सेक्ट को छोड़ेगा क्या? और क्या आपको ये लगता है कि आप इसका कुछ उखाड़ सकोगे? अब मू त्यानशिंग हैंग फैंग की बातों में आ जाता है और वो सोचता है कि यार ये बंदा बात तो सही कर रहा है। अगर एक बार शाओयन ने हैंग फैंग को किल कर दिया तो ये लड़का मेरी भी यही हालत कर देगा, क्योंकि इस लड़के के साथ दो अलाइड दोजोंग लेवल के एंसेस्टर्स हैं। मुझे हैंग फैंग की बात सुन लेनी चाहिए। जिसके साथ ही शाओयन मू त्यानशिंग से कहता है कि सेक्ट लीडर मू, अगर आपको मेरे पर यकीन नहीं तो मैं ये जोंग ब्रेकिंग पिल अभी आपको देने को तैयार हूँ, तो बताओ क्या कहते हो? जो सुनकर मू त्यानशिंग बहुत खुश होता है और वो कुछ बोलने वाला था, मगर तब भी हैंग फैंग मू त्यानशिंग से माइंड पावर से कुछ सीक्रेट बात करता है। जो सुनकर मू त्यानशिंग हैंग फैंग से कहता है कि क्या ये सच में? जिस पर हैंग फैंग कहता है कि सेक्ट लीडर मू डीमन फ्लेम वैली ब्लैक कॉर्नर रीजन की एक पुरानी फैक्शन है। अगर आपको लगता है कि मैं इस बात से मुकर जाऊंगा तो आप बाद में डीमन फ्लेम वैली में आकर रिसोर्सेज की डिमांड कर लेना। जिस पर मू त्यानशिंग हैंग फैंग से कहता है कि ठीक है, मैं इस बार तुम पर यकीन कर लेता हूँ, होपफुली कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बनाओगे। जिस पर हैंग फैंग कहता है कि सेक्ट लीडर मू, आपकी हेल्प के बगैर सच में इस बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को लेना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अब इसके साथ ही मू त्यानशिंग हंसते हुए शाओयन को देखकर कहता है कि मिस्टर शाओयन, जो अभी मुझे हैंग फैंग ने ऑफर किया वो इस जोंग ब्रेकिंग पिल से भी कहीं बढ़कर है, इसलिए अब मुझे आपकी जोंग ब्रेकिंग पिल नहीं चाहिए। अब शाओयन ये सुनकर खामोश हो जाता है और वो सोचता है कि लगता है कि हैंग फैंग ने इस बुड्ढे मू त्यानशिंग को काफी बड़ा लालच दे दिया है। और गाइस मुझे भी नहीं पता कि हैंग फैंग ने मू त्यानशिंग को क्या लालच दिया है, वो हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। अब शाओयन कहता है कि पता नहीं ये क्या चीज़ है जो मू त्यानशिंग ने जोंग ब्रेकिंग पिल को भी इग्नोर कर दिया। अब शाओयन लिटिल फेरी डॉक्टर, फर्स्ट एल्डर शूक्यान और लिटिल गर्ल जियन से कहता है तो चलो फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। मुझे नहीं पता कि इस फाइट में कौन मारा जाएगा, मगर हमें लड़ना ही होगा। अब फर्स्ट एल्डर शूक्यान, लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जियन इस पर हाँ में सारा ला देते हैं और वो जानते थे कि दूसरी तरफ डीमन फ्लेम वैली के एल्डर्स भी हैं, मगर अभी के लिए असली स्ट्रेंथ शाओयन और उसके ग्रुप के पास थी। अब इधर हैंग फैंग मू त्यानशिंग को अपने साथ मिलाने के बाद ओल्ड जिनचैंग को देखकर सोचता है कि अगर मैंने इस बुड्ढे को भी अपने साथ मिला लिया तो हमारी साइड पर 3 अलाइड दोजोंग लेवल के एंसेस्टर्स होंगे और हमारे लिए शाओयन और उसके साथ इन दोनों के दोजोंग लेवल के एंसेस्टर को हराना कुछ मुश्किल नहीं होगा। अब इधर ओल्ड जिनचैंग हैंग फैंग की सारी बात समझ जाता है और वो हैंग फैंग के कुछ कहने से पहले ही हैंग फैंग की बेइज्जती करके कहता है कि मैं इस फाइट में कभी भी नहीं आऊंगा। अब इसके साथ ही ओल्ड जिनचैंग अपने बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा शाओयन के हाथों में छोड़कर वहां से डीप माउंटेन्स की तरफ चला जाता है। जिस पर हैंग फैंग कहता है कि डरपोक बुड्ढा, और इधर शाओयन कहता है कि यार ये ओल्ड जिनचैंग इतनी आसानी से बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को कैसे छोड़कर जा सकता है। जिस पर फर्स्ट एल्डर शूक्यान कहता है कि ये सब इतना सिंपल भी नहीं, ये ओल्ड जिनचैंग बहुत ज्यादा तेज है। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि हो सकता है कि ये बुड्ढा तब अपीयर हो जाए जब हम सब फाइट करके एक दूसरे को इंजर कर चुके हों और ये उस सिचुएशन का फायदा उठा ले। जिस पर शाओयन कहता है कि मुझे नहीं पता, मगर अभी के लिए हमें इस कमीने हैंग फैंग और डीमन फ्लेम वैली के लोगों को मारना ही होगा। अब गाइस इसके साथ ही शाओ गेट के लोग, शाओली और जानन एकेडमी के एल्डर्स भी वहां पर पहुंच जाते हैं, जिनको देखकर हैंग फैंग कहता है कि
क्या अब तुम लोग इन लोगों पर रिलाई करने वाले हो? अब हैंग फैंग मू त्यानचिंग से कहता है कि मैं और आप लिटिल फेयरी डॉक्टर और फर्स्ट एल्डर शू क्यान को संभालते हैं, और डीमन फ्लेम वैली के लोग तुम लोग शाओयिन को जिंदा या मुर्दा पकड़ो, क्योंकि अभी के लिए मुझे वो बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा चाहिए। अब इसके साथ ही शाओली अपने लोगों को लेकर डीमन फ्लेम वैली के लोगों को रोकने में लग जाता है, और अब इन सभी के एक्सपर्ट्स में फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब इधर हैंग फैंग शाओयिन को कहता है कि ये ब्लैक एम्परर सेक की टेरिटरी है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम ये बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा मेरे हवाले कर दो ताकि मैं तुम्हें जिंदा जाने दूं। अब शाओयिन ये सुनकर हैंग फैंग से हंसकर कहता है कि तुम ये कह रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हें खुद पर ही यकीन ही नहीं कि तुम हमें खत्म कर पाओगे। और गाइस अभी के लिए डीमन फ्लेम वैली के लोग और एक्सपर्ट्स भी शाओ गेट और जैनन एकेडमी के एल्डर्स के हाथों मार खा रहे थे। अब हैंग फैंग ये सुनकर तप गया था, और वो मू त्यानचिंग और अपने फर्स्ट एल्डर फैंग जेन को देखकर कहता है कि तुम सेकंड और थर्ड एल्डर को लेकर इस शाओयिन को संभालो। जिस पर फैंग जेन कहता है कि मिस्टर आप बेफिक्र रहें, मैं इस शाओयिन से वो बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा छीन कर ही लौटूंगा। जिस पर हैंग फैंग कहता है कि कोई लापरवाही ना करना, क्योंकि ये लड़का इसके पास बहुत सारे पावरफुल दाव स्किल्स हैं, इवन कि पिछली बार इसने मुझे भी इनसे किल कर दिया था। अब गाइस इस पर फैंग जेन हाँ में सारा ला देता है, क्योंकि उसको यकीन था कि वो अपने सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर के साथ मिलकर शाओयिन को पकड़ लेगा या उसे मार देगा। और वैसे भी गाइस फैंग जेन खुद 2 जोन क्लास में एंटर होने से हाफ स्टेप ही दूर था। और इधर ब्लैक एम्परर सेक के सेकंड सेक लीडर मू याओ और की शेन कहते हैं कि हम दोनों मिलकर इस छोटी बच्ची को संभालते हैं। जिस पर मू त्यानचिंग कहता है कि ठीक है। इधर फिर हैंग फैंग कहता है कि चलो फिर अटैक करते हैं। अब इसके साथ ही हैंग फैंग फर्स्ट एल्डर शू क्यान के सामने आकर कहता है कि ओल्ड फेलो, आज मैं भी देखता हूँ कि तुम पहले की तरह स्ट्रॉन्ग हो या फिर नहीं। जिस पर फर्स्ट एल्डर शू क्यान कहते हैं कि पहले अपनी हालत तो देखो, गली के कुत्ते जैसी है। तुम कभी ब्लैक कॉर्नर रीजन के पिल एम्परर हुआ करते थे, और मुझे नहीं पता कि तुमने अपनी पुरानी शक्ल को इस बॉडी में कैसे बदल लिया, मगर तुम्हारा वो चार्म अभी के लिए तुम्हारे फेस पर नहीं दिख रहा। जिस पर हैंग फैंग तप जाता है और कहता है कि ये जो आज मेरी ये हालत है ये सब तुम लोगों की वजह से है, और अब मैं तुम सब लोगों को खत्म कर दूंगा। अब इसके साथ ही हैंग फैंग फर्स्ट एल्डर शू क्यान पर एक अटैक करता है, मगर फर्स्ट एल्डर शू क्यान अपनी स्लीव से ही उसको रोक लेते हैं, और फिर इन दोनों के बीच में लाइट की स्पीड से फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। अब डीमन फ्लेम वैली का फर्स्ट एल्डर फैंग जेन हैंग फैंग की शू क्यान फर्स्ट एल्डर शू क्यान के साथ फाइट देखकर अपने सेकंड और थर्ड एल्डर को लेकर ट्रायंगुलर शेप में शाओयिन की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर लिटिल फेयरी डॉक्टर आगे आती है। मगर तब भी मू त्यानचिंग वहां आकर उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारा ओपोनेंट अभी के लिए मैं हूँ। अब इधर डीमन फ्लेम वैली का वो फर्स्ट एल्डर फैंग जेन शाओयिन को हाथ बांधे बड़े आराम से खड़ा देखकर एक स्माइल से कहता है कि मैंने चीफ शाओ आपके बारे में काफी ज्यादा सुन रखा है, और आज मैंने आपसे मिल भी लिया। और आजकल वैसे भी ब्लैक कॉर्नर रीजन में बहुत से यंग हीरोज अपीयर हो रहे हैं, मगर आज हम तीनों के बुड्ढे आपको डोल की तरह बजाएंगे। जिस पर शाओयिन अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड बाहर निकालकर उन तीनों से कहते हैं कि तुम लोग खाली बकवास करके मुझसे बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा छीन नहीं सकते, इसलिए आगे आओ। मगर गाइस उनमें से सेकंड एल्डर शाओयिन की बैक पर चुपके से अटैक कर देते हैं, जिसको शाओयिन अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड से इजीली रोक लेते हैं। और शाओयिन की स्वॉर्ड के खाली प्रेशर से ही वो डीमन फ्लेम वैली का सेकंड एल्डर दूर जाकर गिरता है। अब शाओयिन एक स्माइल के साथ फैंग जेन से कहता है कि इस तरह के ड्रामेबाजी बंद करो और मुझे अपनी ट्रू एबिलिटीज चेक करवाओ। जो सुनकर फैंग जेन कहता है कि मुझे पता है कि चीफ शाओ आपकी जुबान कैंची की तरह तेज है और आपकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है, और मैंने आज ये देख भी लिया, और मुझे पता है कि आपके पास हेवनली फ्लेम भी है। आज मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हमारी डीमन फ्लेम वैली की मैन मेड हेवनली फ्लेम तुम्हारी इस हेवनली फ्लेम को टक्कर दे पाएगी कि नहीं। अब इसके साथ ही फैंग जेन अपने साथ आए दोनों एल्डर्स को कहता है कि सेकंड ब्रदर थर्ड ब्रदर, जिस पर वो दोनों के हाँ में सर हिला देते हैं और वो कुछ हैंड सील्स बनाते हैं, और उनकी बॉडी से एक पेल ग्रेइश कलर की फ्लेम बाहर निकल आती है। और अब वो तीनों के लोगों की बॉडी से निकलने वाली फ्लेम आपस में मर्ज हो जाती है, और इसके मर्ज होने के बाद हम देखते हैं मैन मेड हेवनली फ्लेम को, जो कि किसी इंसान ने खुद से बनाई होती है। अब इस हेवनली फ्लेम के खाली प्रेशर से ही वहाँ स्पेस में हलचल होना स्टार्ट हो जाती है। अब शाओयिन इस मैन मेड हेवनली फ्लेम को देखकर कहता है कि तो अच्छा ये है फ्लेम क्रिएशन स्किल, जिससे कोई भी बंदा हेवनली फ्लेम बना सकता है। अब गाइस वो ग्रेइश कलर की हेवनली फ्लेम शाओयिन के सर के ऊपर आकर अपनी फोर्स को अनलीश करना स्टार्ट कर देती है, जो देखकर शाओयिन कहता है तो अच्छा ये है फ्लेम क्रिएशन स्किल। मगर ये मैन मेड हेवनली फ्लेम जितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मगर ये एक्चुअल हेवनली फ्लेम से बहुत ही ज्यादा वीक होगी।
अब गाइस शाओयन का ये पॉइंट ऑफ व्यू था, मगर वो डीमन फ्लेम वैली के तीनों एल्डर्स, उनका ये मानना था कि वो शाओयन को अपनी इस फ्लेम की मदद से इजीली हरा देंगे, क्योंकि उन्होंने पास्ट में ब्लैक कॉर्नर रीजन में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स को इस फेक हेवनली फ्लेम की मदद से किल भी कर दिया था। अब गाइज इधर इसके साथ ही वो ग्रेश कलर की हेवनली फ्लेम डिवाइड होकर उन तीनों के एल्डर्स की बॉडी में चली जाती है, जिससे उनका ऑरा और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा और उनकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसको शाओयन भी इजीली फील कर लेता है। अब शाओयन उन तीनों की इस एक्शन को देखकर हंसते हुए उनसे कहता है कि तुम लोग इस तरह तो मुझे इंजर्ड करने से पहले खुद को ही इंजर कर लोगे, जो तुम ये फ्लेम अपनी बॉडी में ले रहे हो। अब शाओयन की ये बात सुनकर फैंग यन चीफ शाओ से हंसते हुए कहता है कि हाँ चीफ शाओ, आप काफ़ी ज़्यादा तेज़ नज़र रखने वाले बंदे हैं। हम जब भी इस फ्लेम क्रिएशन स्किल को मर्ज करते हैं और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम बनाते हैं तो हमारे अंदर की बॉडी बिल्कुल जल जाती है, मगर जब हम बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को ले लेंगे तो हमारे लिए छोटी मोटी इंजरी कोई भी मायने नहीं रखेगी। अब ये सुनकर शाओयन एक स्माइल के साथ कहता है, तो अच्छा तुम्हारी इस हेवनली फ्लेम का नाम लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम है, जो कि तुमने इस फ्लेम क्रिएशन स्किल से फेक हेवनली फ्लेम बनाई है, मगर ये किसी ट्रू हेवनली फ्लेम से कम तर ही है। ये किसी भी ट्रू हेवनली फ्लेम का मुकाबला कर ही नहीं सकती। अब इसके साथ ही शाओयन कहता है कि स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज, साथ ही शाओयन अपनी स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम को एक्टिव कर लेता है। अब गाइस शाओयन के की मेथड और शाओयन के स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को यूज करने की वजह से शाओयन का ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था और वो किसी भी 2 होंग क्लास के पीक के एक्सपर्ट्स को इजीली टक्कर दे सकता था बिना किसी दाव स्किल का यूज किए। मगर वो अभी भी फैंग यन से थोड़ा सा वीक था, क्योंकि डीमन फ्लेम वैली का फर्स्ट एल्डर फैंग यन 2 जोंग क्लास से सिर्फ हाफ स्टेप ही दूर था। अब गैस जैसा कि फैंग यन जानता था कि शाओयन के पास एक सीक्रेट टेक्निक है जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो वो शाओयन को देखकर कहता है कि मिस्टर शाओ, कि हमने अपनी इस लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम का पहले कभी भी किसी हेवनली फ्लेम से टकरा नहीं करवाया। आज हमें ज़रा अपनी हेवनली फ्लेम शो करवाओ और हम अपनी इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम का तुम्हारी हेवनली फ्लेम से टकरा करवा सकें। ज़रा हमें भी तो बताओ कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। जिसके साथ ही शाओयन ये बात सुनकर एक स्माइल कर देता है और वो दिल में कहता है कि ये तो तीनों बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। ये तीनों मिलकर पहले मुझसे अकेले से फाइट करना चाहते थे, मगर मुझे इनको हराने में थोड़ी दिक्कत भी होती, मगर अभी के लिए ये तीनों अपनी फेक हेवनली फ्लेम से मेरी हेवनली फ्लेम को चैलेंज कर रहे हैं। ये तो अपने वीकेस्ट पॉइंट को मुझे दिखा रहे हैं और इन्हें ये नहीं पता कि मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट मेरी हेवनली फ्लेम ही है। अब शाओयन इस पर बहुत ज़्यादा खुश था और इसके साथ ही वो अपनी उंगली के एक इशारे से अपने हाथ पर और अपनी ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को निकाल लेता है, जो कि उसकी फर्स्ट हेवनली फ्लेम थी। मगर दूसरी तरफ गाइस मू त्यानशिंग और लिटिल फेरी डॉक्टर में फाइट भी स्टार्ट हो चुकी थी और उधर दूसरी तरफ अपोजिट साइड पर रही फर्स्ट एल्डर शू क्यान और हैंग फैंग के दरमियान भी फाइट बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी। और इधर सेकंड लीडर मू और कीशन मिलकर लिटिल गर्ल जियन से फाइट कर रहे थे और अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन डिसएडवांटेज में जा रही थी, जो देखकर शाओयन सेकंड लीडर मू और कीशन को बड़े गुस्से से देखते हैं। मगर तब भी लिटिल गर्ल जियन शाओयन से कहती है कि तुम बेफिक्र हो, मैं इन दोनों को संभाल लेती हूँ, मगर तुम अभी के लिए इन तीनों के डीमन फ्लेम वैली के एल्डर्स को संभालो। जिस पर शाओयन हैरान हो जाता है और वो इस पर मजीद कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो जानता था कि लिटिल गर्ल जियन की बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है और उसके पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज पावर्स हैं। अब गाइस इसके साथ ही फैंग यन हंसते हुए शाओयन से कहता है कि चीफ शाओ, अभी के लिए तुम्हारे ओपोनेंट हम हैं। और इसके साथ ही फैंग यन और वो दोनों के एल्डर्स अपनी हैंड सील बनाते हैं और उनकी बॉडी से वो हेवनली फ्लेम एक बार फिर से निकलकर एक बड़े से फायर बर्ड में चेंज हो जाती है और वो फायर बर्ड बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ शाओयन पर अटैक कर देता है, जो देखकर शाओयन अपनी ग्रीन लोटस कोर फ्लेम से एक बड़ा सा जाल बनाकर उस फायर बर्ड को उसमें बंद कर देता है, जो देखकर फैंग यन गुस्से में अपनी दौकी का यूज करके उस फायर बर्ड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है और वो फायर बर्ड शाओयन की हेवनली फ्लेम की उस नेट को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर शाओयन कहता है कि ये इन डीमन फ्लेम वैली के एल्डर्स की ये फेक हेवनली फ्लेम बहुत ही ज्यादा यूनिक है और ये किसी भी बीस्ट फ्लेम से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर ये फेक हेवनली फ्लेम है तो नकली ही, ये कौन सी कोई असली हेवनली फ्लेम है। और फिर इसके साथ ही शाओयन अपनी मुट्ठी भेज लेता है, जिससे शाओयन की ग्रीन लोटस कोर फ्लेम का वो नेट उस फायर बर्ड को बिल्कुल सप्रेस करके रख देता है और वो फायर बर्ड छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है और
और फेंग जिन का वो अटैक खत्म हो जाता है। अब फेंग जिन की बची हुई फ्लेम फेंग जिन की बॉडी में हर तरफ से एंटर होना स्टार्ट हो जाती है, जो देखकर गाइस हम क्लियरली बता सकते हैं कि फेंग जिन अभी के लिए इस कोलिजन की वजह से थोड़ा बहुत इंजर्ड हो गया था। अब शाओजिन भी ये देखकर हैरान था कि यार इन लोगों की इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम ने अपने आप को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर शाओजिन के इस फायर नेट से निकलकर वापस इन लोगों की बॉडी में चलेगी। ये एबिलिटी शाओजिन के लिए काफी ज्यादा नई थी। अब शाओजिन के दिल में एक ख्याल आता है कि अगर मैंने इन लोगों की इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को पकड़ लिया और अगर मैंने अपने फ्लेम मंत्रा के जरिए इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को निगल लिया तो मेरा फ्लेम मंत्रा क्या पता थोड़ा बहुत इवॉल्व हो जाए। अब गाइस आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि शाओजिन का फ्लेम मंत्रा अभी के लिए काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुका है और अगर शाओजिन किसी भी आम सी फ्लेम को उसे निगलने के लिए देगा तो उसका फ्लेम मंत्रा जरा सा भी अपग्रेड नहीं होगा। लेकिन ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेम थी। अगर शाओजिन इस फ्लेम को अपने फ्लेम मंत्रा को निगलने के लिए दे देता है तो शाओजिन का फ्लेम मंत्रा थोड़ा बहुत अपग्रेड हो सकता था। और गाइस एक बात और, ये जो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम है इसमें फेंग जिन और बाकी के दोनों एल्डर्स की दावकी शामिल है। अगर शाओजिन इस फ्लेम को निगल लेता है तो गाइस फेंग जिन की पावर और उन दोनों दो एल्डर्स की पावर बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और पता नहीं उन्हें सालों लग जाएंगे अपनी इस पावर को दोबारा रिकवर करने में। अब इसके साथ ही शाओजिन उन तीनों से कहता है कि अगर तुम तीनों को आग से खेलने का इतना ही ज़्यादा शौक है तो फिर मैं तुम लोगों को आग से खेलने के गंदे नतीजे भी बता ही देता हूँ। अब इसके साथ ही शाओजिन फेंग जिन की लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को कैप्चर करने का तरीका ढूंढने लगता है और इधर फेंग जिन जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था वो अपने दोनों के एल्डर से कहता है कि सेकंड ब्रदर, थर्ड ब्रदर, हमें जल्दी से स्टार फायर फोनिक्स को बनाना होगा। और इसके साथ ही वो अपनी उस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम का यूज करके उससे एक बड़ा सा फायर फोनिक्स बना लेते हैं। और अब शाओजिन जब इस फायर फोनिक्स को देखता है तो वो बिल्कुल हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है कि किसी भी फ्लेम को इतनी करप्ट शेप में किसी भी चीज में कन्वर्ट करना। मगर शाओजिन फिर उस फायर फोनिक्स को गौर से देखता है जो कि फ्लेम से बना हुआ था और वो खुद से कहता है कि अभी के लिए ये फायर फोनिक्स इन तीनों लोगों की दावकी से भी और फायर से बना हुआ है, तो इस केस में मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब गाइस इस खतरनाक अटैक को बनाने के बाद फेंग जिन और बाकी के दोनों एल्डर्स के रंग बिल्कुल फीके पड़ गए थे क्योंकि उनकी सारी स्ट्रेंथ इस फायर फोनिक्स में जा चुकी थी। और इसके साथ ही फेंग जिन शाओजिन को कहता है कि चीफ शाओ, क्या हमारा ये फायर फोनिक्स तुम्हें अच्छा लगा? और अभी के लिए तुम मुझे खुद बताओ कि क्या ये तुम्हारी हेवनली फ्लेम को टक्कर दे पाएगा कि नहीं। जिसके साथ ही शाओजिन फेंग जिन पर हंसते हुए उसे कहता है कि क्या यही तुम्हारा अल्टीमेट किलिंग मूव है क्या? जो सुनकर फेंग जिन बिल्कुल गुस्से में आ जाता है और वो शाओजिन से कहता है कि जब तुम मेरे इस फायर फोनिक्स की स्ट्रेंथ को चखोगे तो तुम अपनी स्टेटमेंट जरूर चेंज कर लोगे। अब इसके साथ ही फेंग जिन अपनी हैंड सील्स को चेंज कर लेता है और वो फायर फोनिक्स बहुत ज्यादा एनर्जी को अनलीश करना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से आसपास का जंगल जलना स्टार्ट हो जाता है। और फिर वो फायर फोनिक्स अपनी फीदर से शाओजिन पर हर तरफ से अटैक कर देता है। मगर तब भी शाओजिन इस अटैक को देखकर अपनी डार्क ग्रीन हेवनली फ्लेम को एक्टिव कर लेता है और वो शाओजिन की आंखों से निकलना स्टार्ट हो जाती है। अब इसके साथ ही शाओजिन अपने इर्द गिर्द एक फ्लेम का बैरियर बना लेता है और जब फायर फोनिक्स के वो फीदर उस फ्लेम बैरियर से टकराते हैं तो वो फीदर्स उसी वक्त ही फ्लेम बैरियर की वजह से खत्म हो जाते हैं और शाओजिन उस फ्लेम बैरियर के पीछे अपने हाथ बांधकर बड़े आराम से खड़ा था। और शाओजिन कहता है कि तुम लोगों की दावकी से निकलने वाली ये फ्लेम माना कि फेक हेवनली फ्लेम है मगर ये किसी भी ट्रू हेवनली फ्लेम से बहुत ही कमतर है और ना ही ये किसी ट्रू हेवनली फ्लेम के बराबर का टेम्परेचर एमिट कर सकती है। और तुम लोग भूल ही गए कि हेवनली फ्लेम के पास हाई टेम्परेचर ही नहीं होता बल्कि इसके पास डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ भी होती है और वायलेंट करेक्टर भी होता है जो कि तुम्हारी इस फ्लेम के पास नहीं है। अब इसके साथ ही शाओजिन फेंग जिन से कहता है कि तुम्हारी ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम, मैं इससे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया हूँ। जो सुनकर फेंग जिन के पूरे तरह से तोते उड़ गए थे और इसके साथ ही फेंग जिन अपने दोनों के साथियों से कहता है कि हमें सैक्रिफाइसल फ्लेम बनानी होगी। जिसके साथ ही वो दोनों के एल्डर्स पहले तो झिझकते हैं मगर फेंग जिन के कहने पर वो दोनों अपना एसेंस ब्लड निकालकर उस फ्लेम में मर्ज करना स्टार्ट कर देते हैं जिस एसेंस ब्लड में उनकी प्योरेस्ट दावकी थी। अब फेंग जिन जो कि दोजोंग क्लास में एंट्री होने वाला था वो भी अपना एसेंस ब्लड निकालकर उन दोनों के एसेंस ब्लड से बिल्कुल मिक्स करके उसको फायर फोनिक्स की बॉडी में डाल देता है जिससे वो फायर फोनिक्स जो कि
ग्रे कलर का था वो बिल्कुल रेड कलर का हो जाता है और अभी के लिए उससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर निकलना स्टार्ट हो जाती है। और अभी के लिए गाइस ऐसा लग रहा था कि उस फायर फोनिक्स के पास अपने सोचने की भी शक्ति मौजूद है। और अभी इसके साथ ही फेंग जेन उस फायर फोनिक्स से कहता है कि इस लड़के को अभी की अभी किल कर दो, जिसके साथ ही वो रेड कलर स्काई फायर फोनिक्स उसकी आंखें रेड कलर में बदल जाती हैं और वो शाओयेन पर अटैक कर देता है। अब उस फायर फोनिक्स को इतनी स्पीड से अपनी तरफ आता देखकर शाओयेन बिल्कुल हैरान हो जाता है और वो कहता है कि इस डीमन फ्लेम वैली के पास वाकई में बहुत खतरनाक टैक्टिक्स हैं जो इन्होंने इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेवनली फ्लेम को बना लिया। अब इसके साथ ही शाओयेन अपनी हैंड सील्स बनाता है और वो अपनी ग्रीन लोटस कोर फ्लेम से एक बड़ा सा नेट बनाता है जिसमें वो उस फायर फोनिक्स को कैद करने की कोशिश करने लग जाता है। और इसके साथ ही शाओयेन अपने फायर नेट से उस फायर फोनिक्स को कैद करके कहता है कि इसको जल्दी से रोको। और इसके साथ ही जब फेंग जेन ये सब देखता है तो वो अपनी हैंड सील्स चेंज करता है, जिससे उसका फायर फोनिक्स उस फायर वेब को तोड़ने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर शाओयेन अपनी ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को और भी ज्यादा भड़का देता है, जिससे वो फायर फोनिक्स काफी ज्यादा वीक हो जाता है। अब शाओयेन की हेवनली फ्लेम उस फायर फोनिक्स को किसी चिकन की तरह भून रही थी। अब फेंग जेन के साथ दोनों के एल्डर्स कहते हैं कि इस लड़के की हेवनली फ्लेम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारा ये फायर फोनिक्स इसकी हेवनली फ्लेम के सामने टिक नहीं पाएगा। अब इसके साथ ही सुनकर फेंग जेन सोचता है कि सच में हमने शाओयेन के साथ हेवनली फ्लेम से फाइट करने का डिसीजन बिल्कुल गलत लिया था। हमें शाओयेन की हेवनली फ्लेम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अभी के लिए इसकी हेवनली फ्लेम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब फेंग जेन अपने दोनों को एल्डर से कहता है कि हमें अभी के लिए पीछे हट जाना चाहिए। अब इसके साथ ही फेंग जेन अपने फायर फोनिक्स को छोटी छोटी मक्खियों के दानों में बदल देता है और वो वापस उस फायर फोनिक्स की एनर्जी को अपनी बॉडी में बुलाना स्टार्ट कर देता है। मगर शाओयेन ये सब देखकर कहता है कि तुम एक ही टेक्निक को दूसरी बार मुझ पर यूज नहीं कर सकते, आज मैं तुम्हारी इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को तुमसे छीन लूंगा। अब इसके साथ ही शाओयेन हंसना स्टार्ट कर देता है कि अब इसके साथ ही शाओयेन अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम से उन सभी के फेंग जेन की छोटे फायर की मक्खियों को पकड़ना स्टार्ट कर देती है। और फिर शाओयेन अपनी ग्रीन लोटस कोर फ्लेम से एक बड़ा सा हाथ बनाकर उन सभी की फायर एनर्जीज को पकड़ लेती है। अब गाइस देखने को ऐसा लग रहा था कि शाओयेन ने बहुत सारे परिंदे एक छोटे से केज में बंद कर लिए हों और फिर शाओयेन इस सारी एसेंस एनर्जी को पकड़कर फेंग जेन से कहता है कि तुम्हारे इस गिफ्ट के लिए तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मैं तुम्हारे इस गिफ्ट को अभी के लिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब ये सुनकर उन तीनों की हालत ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है और उन तीनों के मुंह से खून भी आना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि अभी के लिए गाइस वो फायर फोनिक्स उनकी दौकी से बना था, जो दौकी और उस दौकी में उन्होंने अपना एसेंस ब्लड भी यूज़ किया था। और अगर अभी के लिए इनका वो एसेंस ब्लड और वो दौकी शाओयेन ने चुरा ली तो ये बेचारे तो फेंग जेन और उन दोनों एल्डर्स का लेवल जो कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करने के बाद अचीव किया था वो बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। अब गाइस इसके साथ ही शाओयेन अपनी हैंड सील्स को चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, जो देखकर फेंग जेन का जो फेस था वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि अभी के लिए गाइस उसकी पावर कम होने वाली थी, क्योंकि उसने अपना एसेंस ब्लड जो यूज़ किया था जो कि अभी के लिए शाओयेन के हाथों में था। और वैसे भी गाइस अभी के लिए शाओयेन ने जिस फायर केज में इनकी इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को कैद किया हुआ था उससे फेंग जेन का कोई भी कनेक्शन बाकी नहीं बचा था, क्योंकि इस बैरियर की वजह से फेंग जेन का कनेक्शन उस फ्लेम से खत्म हो गया था। अब फेंग जेन गुस्से में शाओयेन से कहता है कि बास्टर्ड कहीं के तुम मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को अभी की अभी यहीं पर छोड़ दो। अब शाओयेन फेंग जेन और उसके साथ दोनों के एल्डर्स को ऐसे देखते हैं कि जैसे कि वो तीनों के बहुत बड़े इडियट्स हों और वो समझ रहे हैं कि ये कोई गेम चल रही है। और शाओयेन ये अच्छे से जानता था कि जब ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम मैं इनसे छीन लूंगा तो इनकी पावर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी और मुझे फिर इनसे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं और ना ही ये मेरे मुकाबले के रहेंगे। और शाओयेन मजीद सोचता है कि अगर ये तीनों के लोग दाउकी का यूज़ करके मुझसे फाइट करते तो मुझे इन्हें हराने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी होती और इवन कि मुझे कोई ना कोई दाव स्किल भी इन पर यूज़ करनी पड़ती। लेकिन अभी के लिए इन्होंने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम का यूज़ मुझ पर किया, मगर मैंने इनकी इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को भी इजीली कैप्चर कर लिया और इनको भी इजीली हरा दिया। अब इधर फेंग जेन शाओयेन से बड़े प्यार से कहता है कि चीफ शाओ, माना कि आपकी हेवनली फ्लेम इस दुनिया में कोई दूसरी फ्लेम इसका मुकाबला नहीं कर सकती, मगर हमारी ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम हमारी दाउकी से बनी हुई है और ये आपके लिए यूजलेस है और ना ही ये आपके किसी काम आने वाली है। इसलिए और आपके पास सिर्फ एक ही हल है कि आप इसको ख़त्म कर दो। लेकिन अभी के लिए अगर आप
हमारी ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम वापस लौटा दो, तो हम गारंटी देते हैं कि हम डीमन फ्लेम वैली के सारे के लोग, हम सभी बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा आपसे नहीं छीनेंगे और यहाँ से चुप करके चले जाते हैं। तो आप क्या कहते हो? जिस पर शाओ फैंग जेन की ये बात सुनकर एक स्माइल करता है और वो फर्स्ट एल्डर फैंग जेन से कहता है कि फर्स्ट एल्डर फैंग जेन, आप तो सिचुएशन को अच्छे से जानते हो और अभी के लिए आप प्लीज़ बचकाना बातें ना करें। मैं आप में से किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता और मैं अभी के लिए ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम भी आपको नहीं लौटाऊंगा। वैसे भी मैं अभी के लिए आप लोगों की स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करने वाला हूँ आपकी इस ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को यूज़ करके। अब फैंग जेन जब ये बात सुनता है तो वो गुस्से में चला उठता है और वो कहता है कि तुम आखिर क्या करने का प्लान बना रहे हो और तुम हमारी इस ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम का क्या यूज़ करने वाले हो? तुम चाहते क्या हो? जल्दी से हमें बता दो कि तुम्हारी आखिर विश क्या है। अब गाइस फैंग जेन इतना गुस्से में इसलिए था क्योंकि वो जानता था कि अगर फैंग जेन ने अपनी ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम और अपना वो ब्लड एसेंस खो दिया तो वो जो दो जोंग क्लास से हाफ स्टेप ही दूर है वो वापस से दो होंग लेवल पर आ जाएगा, एक आम सा दो होंग लेवल का वॉरियर बन जाएगा और फिर हो सकता है कि वो दोबारा कभी भी दो जोंग क्लास के करीब भी ना पहुंच सके, ना ही दो जोंग लेवल का ब्रेक थ्रू कर पाए और ये डैमेज उसके लिए मौत से भी बदतर होगा। मगर गाइज आप लोगों को तो पता ही है कि शाओ भी कोई दयालु इंसान नहीं है क्योंकि वो जानता है कि इस तरह के लोगों पर रहम करना खुद पर जुल्म करने के बराबर है। और अगर शाओ ने इस फैंग जेन को उसकी ये फ्लेम वापस कर भी दी तो ये फैंग जेन दोबारा से शाओ पर अटैक करेगा और तब के वक्त वो शाओ से फ्लेम से नहीं बल्कि दाओकी से फाइट करेगा और जिससे शाओ को काफी ज्यादा दिक्कत भी होगी। इसलिए शाओ ये सोचने के बाद शाओ फैंग जेन से कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारी ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम अभी के लिए चाहिए और फैंग जेन अभी के लिए तुम्हें इस अपनी फ्लेम को बोलना होगा। अब ये सुनकर फैंग जेन जल्दी से अपनी कोई स्ट्रेंज हैंड सील बनाता है और वो अपने मुंह से ब्लड निकालकर उस हैंड सील में मिक्स कर देता है जिससे एक बड़ा सा क्ला बन जाता है और फैंग जेन की इस हैंड सील बनाने से शाओ के बैरियर में वो जो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम थी वो फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो जाती है, जो देखकर शाओ कहता है कि जिद्दी इंसान। और फिर शाओ इसके साथ ही अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम को भी उस बैरियर पर डालकर उसे अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम से कवर कर लेता है, जिसके साथ ही फैंग जेन का कनेक्शन उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम के साथ एक बार फिर से कट ऑफ हो जाता है, जो देखकर फैंग जेन बहुत ज़्यादा गुस्से में था। अब शाओ फैंग जेन की तरफ देखते हुए फैंग जेन की वो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को अपने मुंह में डालकर उसे निगलना स्टार्ट कर देता है और ये देखकर फैंग जेन शाओ से कहता है कि तुम पागल हो, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम एक फ्लेम को इस तरह से खा नहीं सकते। अब इसके साथ ही अब गाइज ये सब देखकर फैंग जेन पूरी तरह से कांप चुका था और वो कहता है कि शाओ तुम पागल हो, क्योंकि इवन के एक लाइट दो जोंग लेवल का एंसेस्टर भी हमारी इस फ्लेम को इस तरह से नहीं खा सकता, क्योंकि ये फ्लेम उसकी बॉडी में जाकर उसकी इंटरनल ऑर्गन्स को बिल्कुल डैमेज कर देगी। मगर गाइस अभी के लिए इन लोगों को नहीं था पता कि शाओ की बॉडी में दो हेवनली फ्लेम्स हैं और इवन के उसकी मास्टर की हेवनली फ्लेम भी है जो कि शाओ को और शाओ की इंटीरियर बॉडी को भी प्रोटेक्ट करती है किसी भी दूसरी फ्लेम से। अब गाइस जैसे ही शाओ उस फ्लेम को निकलता है तो शाओ का फ्लेम मंत्रा उस मैन मेड हेवनली फ्लेम को निकलना स्टार्ट कर देता है और इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। मगर शाओ के पास अभी के लिए टाइम नहीं था ये सब देखने के लिए। अब शाओ फैंग जेन की तरफ देखता है जिसकी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम शाओ ने खा ली थी। अब इसके साथ ही फैंग जेन की स्ट्रेंथ भी घट जाती है और उन दो एल्डर्स की भी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। अब फैंग जेन गुस्से में कहता है कि सेकंड ब्रदर, थर्ड ब्रदर, हमें इसको अब किल कर देना चाहिए। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इन लोगों की स्ट्रेंथ 2-2, 3-3 स्टार कम हो चुकी थी और वो बहुत ही ज़्यादा शाओ पर गुस्सा भी थे। और अब इसके साथ ही वो दोनों के एल्डर्स शाओ पर एक ही साथ अटैक कर देते हैं और इधर फैंग जेन इसका मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। मगर गाइस इसके साथ ही शाओ एक फायर पिलर से उन दोनों के एल्डर्स को वहीं पर रखकर डेढ़ बना देता है और ये देखकर फैंग जेन जो कि भाग रहा था वो कहता है कि सेकंड ब्रदर, थर्ड ब्रदर, मैं तुम दोनों की मौत का बदला इससे ज़रूर लूँगा। अभी के लिए मैं जल्दी से अपनी डीमन फ्लेम वैली में जाकर चीफ को इस गंदे बंदे के बारे में बताऊँगा और फिर चीफ इस शाओ गेट को और इस शाओ को आकर खून में नहलाएंगे।
और हम फिर शाओ गेट के किसी कुत्ते को भी जिंदा नहीं जाने देंगे। अब गाइज फैंग जिन के मुंह से ये सब बातें निकल ही रही थी, मगर तब भी उसको अपने चेस्ट में बहुत ही ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि उसकी चेस्ट में शाओ जिन का हाथ था जो कि ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम से कवर था। और फिर वो शाओ जिन को देखते हैं और गाइज अभी के लिए शाओ जिन ने अपना हाथ फैंग जिन की चेस्ट से आर पार कर दिया हुआ था। अब गाइस फैंग जिन मरते हुए शाओ जिन को देखता है और शाओ जिन उसे कहता है कि तुम एक बेवकूफ़ इंसान हो। अगर तुम तीनों मुझसे दाऊकी से फाइट करते तो मैं ज़रूर अपनी स्ट्रेंथ को एग्जॉस्ट कर बैठता, लेकिन मैं तुम लोगों को हरा भी देता। लेकिन तुम लोगों ने बहुत ही बेवकूफ़ी का मुजाहरा किया और मुझसे हेवनली फ्लेम से फाइट करना चूज़ किया, जो कि तुम लोगों की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। अब इसके साथ ही गाइज फैंग जिन अपनी आंखें बंद कर देता है और वो मर जाता है। और गाइज इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर होता है ख़त्म। तो गाइज नेक्स्ट स्टोरी के लिए आप लोग वेट करना कल का। और हाँ, आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देने का टाइम आ गया है। तो गाइज अब गाइज पहला क्वेश्चन है कि शाओ जिन की और क्वीन मेडुसा की धूमधाम से शादी कब होगी। तो गाइज जब शाओ जिन दाऊडी लेवल पर पहुंच जाएगा और हुन टियांडी को किल कर देगा तो तब जाकर शाओ जिन जी जूनियर और क्वीन मेडुसा की शादी होगी और शाओ जिन एक साथ दो बंदियों से शादी करेगा। अब हमारे लूजर किंग ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि युन जुन का फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो गाइज मुझे युन जुन के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता, बस इतना पता है कि युन जुन की उम्र 300 साल, अभी के लिए युन जुन की उम्र 300 साल है। और हाँ गाइज उसको युन शेन ने पाला था और उसको ट्रेन किया था और युन शेन भी एक अच्छा इंसान था। लेकिन मैं आप लोगों को एक सीक्रेट की बात बता दूं कि युन शेन कभी क्वीन मेडुसा से जाकर तगीर डेजर्ट में क्वीन मेडुसा से जाकर फाइट भी करके आ चुका है और वो क्वीन मेडुसा को पसंद भी किया करता था। और गाइज युन शेन ने ही युन जुन को पाला और बड़ा किया और फिर युन जुन युन सेक की मास्टर बन गई, जिसको के शाओ जिन ने डिस्ट्रॉय कर दिया सिर्फ युन शेन की वजह से। अगर युन शेन अपना गंद ना खिलाता तो शाओ जिन उसको कभी भी किल ना करता और ना ही युन सेक को डिस्ट्रॉय करता। अगर आप में से किसी को भी युन जुन के बैकग्राउंड के बारे में पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बता देना। अब एक भाई का क्वेश्चन है जो कि MDM भाई हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे एपिसोड आने में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगता है। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने पहले पूरी स्क्रिप्ट लिखनी होती है जिसको कि 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, फिर उस पर वॉइस ओवर करना होता है, फिर उसको चेक करना होता है, फिर उस पर जाकर वीडियो के साथ मर्ज करना होता है। और गाइज इस सब के लिए मुझे 8 से 9 घंटे का टाइम लग जाता है और इसलिए वीडियो लेट आती है, रात के 1 बजे, कभी 2 बजे। गाइज ये तो नहीं कि आप लोग ही अकेले जागते हो, मैं भी तो जागता हूँ, मैं भी आप लोगों के लिए ही जागता हूँ, मैंने भी सुबह काम पर जाना होता है। बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब गाइज सूरज कुशवाहा ने क्वेश्चन किया है कि शाओ जिन मास्टर यालाओ के फ्रेंड से कैसे मिलेगा। तो गाइज जब शाओ जिन 2 जोंग लेवल पर पहुंच जाएगा तो वो जाकर फैंग जुनजी से लाइटनिंग पवेलियन में मिलेगा और वहां पर शाओ जिन अपने दोस्त लिन जेन से भी मिलेगा। लिन जेन तब के लिए 2 होंग लेवल का वॉरियर होगा, 2 होंग लेवल के 5 या 7 स्टार पर होगा और वो वहां पर एक बंदे से फाइट कर रहा होगा जो कि उसको ऑलमोस्ट किल ही करने वाला होगा। तो शाओ जिन वहां पर आकर उस बंदे की भी धुलाई करेगा और वहां पर एक दो जुनजी एक्सपर्ट के एक डिसाइबल जो कि 2 होंग लेवल पर होगा उसे शहीद होएगा। और फिर इसके बाद शाओ जिन वहां पर अच्छा खासा फंसने वाला होगा क्योंकि वहां पर 4 लाइट दो जुनजी होंगे जिनमें एक फैंग जुनजी भी होगा। मगर शाओ जिन अपने मास्टर की रिंग फैंग जुनजी को दिखाकर फैंग जुनजी की हेल्प से उस जगह से बचकर निकल पाएगा। अगर आप लोगों को सारा मैटर जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। अब एक फ्रेंड प्रतिमा ने मुझे बताया है कि बैटल थ्रू द हेवन के वॉल्यूम 2 में 37 होली फ्लेम्स हैं। तो गाइज मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो बैटल थ्रू द हेवन का नॉवल है ये ओरिजिनल नॉवल है जो और बैटल थ्रू द हेवन के दूसरा नॉवल जैसे रीबर्थ ऑफ यन एम्परर वगैरह ये एक फैन बेस नॉवल है। और गाइज मैंने वो पूरा रीड नहीं किया और मुझे उसमें होली फ्लेम के बारे में इतना ज़्यादा आइडिया भी नहीं, लेकिन गाइज मैं उसको भी रीड करना स्टार्ट कर देता हूँ। चलो मुझे भी थोड़ा बहुत आइडिया हो ही जाएगा।
और इस फ्रेंड ने मुझे बताया है कि दाउकी कॉन्टिनेंट की फर्स्ट रैंक की हेवनली फ्लेम जैसे कि फ्लेम डी वो नोवेल वॉल्यूम 2 में 37th होली फ्लेम से काफ़ी ज़्यादा वीक है, और जैसा कि टोटल 37 होली फ्लेम्स हैं। तो गाइज मैं नोवेल को पढ़ के ही आप लोगों को कुछ आंसर कर पाऊंगा। और हमारे एक दोस्त रजीत ने क्वेश्चन किया है कि क्वीन मेडुसा और जी जूनियर कैसे दाऊ डी लेवल पर पहुंच पाएंगी। तो गाइज अभी के लिए इस नोवेल के एंड पे हमें जी जूनियर या क्वीन मेडुसा को दाऊ डी लेवल पर नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन और वो जो गाइज नोवेल वॉल्यूम 2 है जो कि एक फैन बेस नोवेल है, उसमें हमें बताया गया है कि जी जूनियर और क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर दाऊ डी लेवल पर पहुंच जाएंगे, वो भी किसी एंशियंट टाइम के दाऊ डी एक्सपर्ट्स के टॉम्ब्स को ओपन करके, जैसे कि शाओ हुन टियानडी ने ताओशी एंशियंट एम्परर गार्ड का टॉम्ब ओपन किया और उसमें से पिल उठाकर वो दाऊ डी लेवल पर पहुंच गया, और शाओयन ने ताओशी एंशियंट गार्ड की इनहेरिटेंस को ले लिया तो वो भी दाऊ डी बन गया। तो इसी तरह उस नोवेल में बताया गया है कि जी जूनियर और क्वीन मेडुसा भी और लिटिल फेरी डॉक्टर जी जूनियर का अब्बा गो युआन भी दाऊ डी लेवल पर इसी तरह पहुंचेंगे, वो भी पुराने किसी एंशियंट दाऊ डी लेवल के एक्सपर्ट्स के टॉम को ओपन करेंगे और उनकी इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करेंगे। अब गाइज हमारे एक दोस्त निकटोफिल ने हमसे क्वेश्चन किया है, वो ये कि सबसे ज़्यादा पावरफुल दाउकी मेथड कौन सा है। तो गाइज अभी के लिए इस नोवेल में सबसे ज़्यादा पावरफुल दाउकी मेथड वो है जो कि शाओयन दाऊ डी लेवल पर पहुंचने के बाद हुन टियानडी पर फाइनल अटैक करेगा, और वो एक हेवनली स्क्योर होगा जिसमें शाओयन सभी की हेवनली फ्लेम्स को इकट्ठा करके खुद भी फ्लेम में बदलकर उसमें एंटर हो जाएगा, और फिर वो उससे हुन टियानडी पर अटैक कर देगा, जिससे हुन टियानडी मरेगा तो नहीं लेकिन उससे उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और उस हेवनली स्क्योर में फंस कर हुन टियानडी की साउल को भी शाओयन रिफाइन कर लेगा। अब एक दोस्त का क्वेश्चन है कि ताओशी एंशियंट गार्ड जेड पीस को क्या यूज़ है, उसको किस तरह यूज़ किया जा सकता है। तो गाइज उसका यूज़ नोवेल के एंड पर होगा जब हुन टियानडी सभी के जेड पीसेस को इकट्ठा करके ताओशी एंशियंट गार्ड का एम्परर का टॉम्ब को ओपन करेगा, तो उसको टॉम्ब को ओपन करने के लिए उस जेड टोकन की ज़रूरत होगी। अब एक दोस्त है तुषार मलिक, उसने क्वेश्चन किया है, उसने कहा है कि हमें शाओयन नेक्स्ट फ्लेम कब लेगा, हमें उस पर वीडियो चाहिए। तो ठीक है गाइज मैं इस पर एक वीडियो डाल ही दूंगा। अब मेरा एक दोस्त साइको गेमर है, वो बता रहा है कि इस नोवेल में पूरे 12 दाउकी के पूरे 12 लेवल हैं। तो हाँ, तो गाइज मैंने कल 2 लेवल मिस कर दिए थे, बैंग शेंग और दाउजी की, मुझे याद नहीं रहा होगा। अब एक भाई 3 गेमिंग वो कह रहा है कि भाई मैं बड़ा स्लो हूँ, तो भाई मुझे ये बताओ कि मैं अगर स्पीड पकड़ लूँगा ना तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगी, और फिर आप ही लोग मुझे कहते हो कि भाई स्पीड ना पकड़ो, ये मतलब कि समझ ही नहीं आ रही कि आप क्या कह रहे हो। तो इसीलिए मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप लोग आज देख रहे हो तो कल को दूसरे लोग भी देखेंगे तो उन्हें भी मज़ा आएगा यार। पूरा एक्सप्लेन अगर किया होगा तो सभी लोग शौक से देखेंगे, उनका भी टाइम गुजरेगा। हमारा एक फ्रेंड जीरो वो मुझसे क्वेश्चन कर रहा है कि वो ये कि येन अलायंस इस नोवेल के एंड पे कितना ज़्यादा पावरफुल फैक्शन बन जाएगी। तो गाइज अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इस नोवेल के एंड पे सबसे टॉप पर शाओ क्लैन होगा, और येन अलायंस भी शाओ क्लैन का हिस्सा है, मगर येन अलायंस एक फैक्शन है। जिस तरह हॉल ऑफ साउल है हुन क्लैन की एक फैक्शन है, उसी तरह येन अलायंस भी शाओ क्लैन की एक फैक्शन होगा। मेरे एक दोस्त राघव ने एक क्वेश्चन किया है कि शाओयन 3rd रैंकिंग की फ्लेम कैसे लेगा, तो शाओयन प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम कैसे लेगा। तो गाइज ये 3rd रैंकिंग की फ्लेम है जो कि शाओयन पिल टावर से लेगा, और ये फ्लेम इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है कि शाओयन जब इसे लेने जाएगा तो शाओयन अपने एक दूसरे इंसेस्टर से भी मिलेगा जो कि दो शेंग लेवल के 5 स्टार पर होगा, और वो इंसेस्टर उसका नाम शाओ चेन होगा, और वो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल और रूथलेस पर्सन होगा, मगर वो शाओयन के साथ उतना ही ज़्यादा प्यार भी करेगा और शाओयन को क्रिटिकल मोमेंट्स में आकर हेल्प भी करेगा। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, मैं शाओ चेन पर एक वीडियो बना दूंगा। अब मेरा एक दोस्त है एलिम्पेस, वो मुझे कह रहा है कि मैं वीडियो बहुत ही शॉर्ट बनाता हूं, तो दोस्त तू इधर ही क्यों नहीं आ जाता, मेरे साथ आके वीडियो बनाया कर, मुझे स्क्रिप्ट लिख दिया कर, मैं बस वॉइस ओवर करके वो वॉइस ओवर तुझे दे दिया करूँगा, तू मेरा भाई वीडियो एडिट करके वीडियो मुझे भेज दिया कर, मैं फिर उस वीडियो को अपलोड कर दिया करूँगा। मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्या कहते हो।
अब एक दोस्त आहू नागा ने क्वेश्चन किया है, वो ये कि क्या आने वाले टाइम में शाओ का इंसेस्टर शाओ अपनी बॉडी रिकवर कर पाएगा कि नहीं। तो गाइज इसका आंसर है कि हाँ, नॉवल वॉल्यूम 2 में जो कि फैन बेस नॉवल है उसमें शाओ अपनी बॉडी भी रिकवर कर लेगा और अपनी सोल को भी रिकवर कर लेगा और वो शाओ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। और उस अपर रेलम में शाओ क्लैन भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनके रूल्स भी बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं। मगर शाओ अपने उस शाओ क्लैन में जाने से झिझकेगा, मगर शाओ उस क्लैन में चला जाएगा। और गाइस तब के वक्त उसकी ब्लड लाइन की वजह से शाओ क्लैन वाले शाओ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी किया करेंगे। मगर गाइस वो नोवेल अभी के लिए इनकम्प्लीट है। मैंने अभी के लिए उसे पूरा ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर वो पूरा नोवेल मुझे नहीं मिल रहा। अब हमारा एक दोस्त है जो कि पूछ रहा है कि शाओ जी जूनियर से दादी करेगा। तो हाँ मेरे दोस्त, शाओ जी जूनियर से आने वाले टाइम में शादी ज़रूर करेगा। हमारा एक दोस्त शॉर्ट्स उसने हमसे क्वेश्चन किया है, वो ये कि शाओ आने वाले टाइम में क्या फॉलन हार्ट फ्लेम को अपने पास रखेगा कि नहीं। तो गाइज इसका कि शाओ जानन अकेडमी में वापस आने के बाद फॉलन हार्ट फ्लेम को अपने पास रखेगा कि नहीं। तो हाँ गाइज वो अपने पास फॉलन हार्ट फ्लेम को ज़रूर रखेगा, मगर ट्यान हुआ जुनजी से मिलने के बाद शाओ को एक और छोटी फॉलन हार्ट फ्लेम मिल जाएगी। मानो कि वो बच्ची हो, वो फॉलन हार्ट फ्लेम शाओ जानन अकेडमी के हवाले कर देगा और जो फॉलन हार्ट फ्लेम शाओ के पास होगी वो शाओ के पास ही रहेगी। मेरे एक दोस्त BM हैदर ने मुझसे क्वेश्चन किया है, वो ये कि हून टियांडी का अभी के लिए लेवल क्या है। तो गाइज मैं आप लोगों को अभी के लिए बता दूं कि हून टियांडी को 10,000 सालों पहले शाओ ने अच्छा खासा धोया था, जिसकी वजह से वो सीरियसली इंजर्ड हो गया था और अभी के लिए वो अपनी रिट्रीट में है। और अभी के लिए हून टियांडी का लेवल भी दाओ शेंग के 9 स्टार पर है और वो जी जूनियर के अब्बे के मुकाबले का है, यानी कि वो जी जूनियर के अब्बे के बराबर के लेवल का है। जी जूनियर का अब्बा भी दाओ शेंग के 9 स्टार पर है और शाओ का इंसेस्टर शाओ भी दाओ शेंग के 9 स्टार पर था, मगर वो दाओ डी से सिर्फ हाफ स्टेप ही दूर था। और वो हून टियांडी जी जूनियर के अब्बे से और लिटिल गर्ल जीएन के अब्बे से भी स्ट्रॉन्ग था, मगर अपने लेवल का ब्रेक थ्रू करते वक्त उस पर हून टियांडी ने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो मारा गया। वरना हून टियांडी में हिम्मत ही नहीं थी कि वो शाओ के सामने सर उठाकर भी बात कर सके। हमारे एक दोस्त चयान चंतर जी ने हमसे क्वेश्चन किया है, वो ये कि एट द एंड ऑफ द नोवेल क्या शाओ अपने एंसेस्टर शाओ को रिवाइव करेगा कि नहीं। तो गाइज इसका आंसर है कि नहीं। इस नोवेल के एंड पे शाओ दाओ डी तो बन जाएगा, मगर वो अपने एंसेस्टर शाओ को रिवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन नोवेल वॉल्यूम 2 में शाओ अपने एंसेस्टर को रिवाइव तो कर लेगा, रिवाइव ज़रूर कर लेगा। और ये एंसेस्टर और डिसेंडेंट पूरे दाओ डी कॉन्टिनेंट की सैर भी करेंगे एक साथ वो भी, और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। और हाँ गाइज मुझसे कल गलती हो गई थी, मैंने सी हार्ट फ्लेम को रैंक 14 दे दिया था जो कि रैंक 15 पर है। थैंक यू गाइज मेरी गलती को पकड़ने के लिए और मुझे सही बताने के लिए। और हाँ, अगर कोई मुझसे गलती हो जाया करे तो मुझे वो बता दिया करो, मैं उसको करेक्ट कर दिया करूँगा, इसमें कोई भी बात नहीं है। अब गाइज कुछ दोस्त मुझे कह रहे हैं कि मैं अपना फेस रिवील करूं और अपना नाम बताऊं। तो गाइज जब के लिए आप 100K सब्सक्राइबर्स पूरे कर दोगे तो मैं अपना फेस भी रिवील कर दूंगा और अपना नाम भी बता दूंगा। मगर गाइज मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि अभी के लिए आपसे 10,000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे नहीं हो रहे, भला 100K सब्सक्राइबर्स पूरे कैसे करवाओगे, वो भी इतनी जल्दी। अब एक दोस्त पूछ रहा है कि शाओ थर्ड रैंक की हेवनली फ्लेम कब लेगा। तो गाइज शाओ थर्ड रैंक की हेवनली फ्लेम तब लेगा जब वो दाओ शेंग पर पहुंचेगा, दाओ शेंग लेवल पर पहुंच जाएगा और तब के वक्त वो अपने एंसेस्टर शाओ चैन से भी मिलेगा। मैंने ये पहले भी बताया है। और उसका शाओ चैन एंसेस्टर कोई आम सा एंसेस्टर नहीं है, वो शाओ का भाई है और वो अपने दौर में अपने लेवल के बंदों को गाजर मूली की तरह काट दिया करता था। अब गाइज मैंने सभी के क्वेश्चंस वैसे पढ़े हैं, जिनके आंसर मैं कर सकता था मैंने आज कर दिए। मैं अब कल की वीडियो में आंसर करूंगा। और बहुत सारे लोग मुझे कहा करते थे कि यार 40 मिनट से ऊपर की वीडियो बनाई, तो लो मैंने 40 मिनट से ऊपर की वीडियो बना दी है। तो अब आप लोगों का लिए सब्सक्राइबर एम पूरे 10K सब्सक्राइबर एम है, तो इसको लाजमी पूरा कर दो। अगर नहीं कर सकते तो 7.5K है, चलो वही पूरे करवा दो।
मगर गाइज मुझे उम्मीद है कि आप लोग 10 के सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी पूरे करवा दोगे। तो गाइज इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड मैं यहीं पर करता हूँ ख़त्म। तो गाइज वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, मैं सुबह से ये वीडियो बना रहा था और अगर अभी के लिए वीडियो अपलोड कर दी है तो गाइज प्लीज़ मुझे डिसअपॉइंट ना करना। मैंने बड़ी उम्मीद से ये वीडियो अपलोड की है और बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ वीडियो को लाजमी हर तरफ शेयर कर दो और हर तरफ फैला दो। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखो।